हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 14 को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप 14 के अंदर रखे गए हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ग्रेडेशन देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ से एग्जामिनेशन पेपर और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। और इसको याद करने के ट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, और कुछ फेमस ट्रिक्स जैसे कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर इसमें और भी कई सारे हो सकते हैं, काशी गए श्याम प्रभु, मतलब इस तरह से ट्रिक्स बनाकर आप लोग याद करते हैं। हालांकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको डायरेक्टली याद करना चाहिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये आपका पूरा ग्रुप याद हो जाता है। और इसके एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक्स मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की गई है। सभी ग्रुप को एक साथ हमने वहाँ पर स्टडी किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, या आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बन फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है। तो कार्बन फैमिली को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ग्रेडेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, उसको आप ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए ग्रुप 14, जो कि एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है, और इन्हें हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, और फोर्थ एक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इन्हें कार्बन फैमिली के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है, इसलिए इसे हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाकर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा इन्हें ग्रुप 14 के अंदर रखा गया है। और इसका रीज़न क्या है, इसी चीज़ को हमें जस्टिफाई करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्यों रखते हैं, तो आप वहां पर जवाब देंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, पी सबसेल के अंदर, इसलिए इसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे इनके लास्ट में जो वैलेंस सेल होती है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है, NS2 NP2, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल हम बात करते हैं एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, टीन, लेड इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्हें सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है, इस चीज़ को आप जस्टिफाई कीजिए। तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, किन फैक्ट्स के बेस पर करेंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि ये बताएंगे, जो कि शो करेंगे कि आखिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड को एक ही ग्रुप में रखा जाना क्यों है, क्यों उचित है, ठीक है, क्यों रखा जाता है या क्यों रखा गया है। उसके बाद हम इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सभी का वहाँ पर हेल्प लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा, ठीक है। एग्जाम पेपर में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए 7.5 नंबर या 10 नंबर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आप उन फैक्ट्स को बताएंगे जिनके बेस पर आप जस्टिफाई करेंगे कि इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाना उचित है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे द एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14 ऑफ द सेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर। इन्हें जो है ग्रुप 14 के अंदर रखा गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये जो सभी एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14 के अंदर या फोर्थ ग्रुप के अंदर रखा गया है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड हैविंग एटॉमिक नंबर। अगर आप इनका एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का 6 है, सिलिकॉन का 14 है, एंड जर्मेनियम का 32, एंड टीन का 50 और लेड का 82 रेस्पेक्टिवली। दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नोट करेंगे, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, पी सब सेल के अंदर, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड एक्सेप्ट जर्मेनियम, अगर आप जर्मेनियम को छोड़ दो तो ऑल आर अबंडेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पर इन सभी में से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही ग्रुप में है। अगर आप इनमें से जर्मेनियम को हटा दें तो ये चारों के चारों अबंडेंट हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति के अंदर। तीसरा पॉइंट, कार्बन एंड सिलिकॉन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप
द एलिमेंट प्लेस टू लेफ्ट आर मेटल्स। अगर आप ध्यान से देखें पेरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो कि लेफ्ट साइड में है वो सभी के सभी मेटल्स हैं, एंड ऐसे एलिमेंट जो कि राइट साइड में है इनके वो जो है नॉन मेटल्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है, और जैसे आप राइट से लेफ्ट बढ़ेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी वो इंक्रीज करती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। सो इन दिस एलिमेंट या इन द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप बोथ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आर इक्वली डेवलप। इन जनरल कार्बन द फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए इसको कार्बन फैमिली कहा गया, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, एंड डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। दोस्तों ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये बाकी के मेंबर से या बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि इसको डिफरेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट इज दैट स्मॉलर एटॉमिक साइज, नंबर सेकेंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर लेक्चर को बीच में रोककर एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए वेरी हेल्पफुल यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगर आपने पेरियोडिक टेबल, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी केमिस्ट्री एकदम मजबूत हो जाए, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरी केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत कर दे, स्ट्रॉन्ग बना दे, तो वो है दोस्तों आपका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आसानी से समझ सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या आप फिर समझ सकते हैं कि आप एक सजेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपको पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वहाँ पर बात कर रहा था कि जो कार्बन है वो अदर एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों एक तो इसका स्मॉल साइज है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसका स्मॉल एटॉमिक साइज है, एटम का साइज स्मॉल है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अदर के कंपैरिजन में, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पैक्टेड डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस सेल, इसके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। चौथा पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। दोस्तों इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये चारों के चारों जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। दोस्तों आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बना दी गई, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पर कार्बन के मिल रहे थे, जिसकी वजह से इसको अलग से स्टडी किया जाना चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों एक अलग से ब्रांच बनाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सभी कार्बन के सभी एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो एक अलग इस ब्रांच इसलिए बनी क्योंकि कार्बन जो है अलग डिफरेंट ये चारों के चारों बॉन्ड को डोनेट कर सकता है, यानी कि अपनी चारों वैलेंस सेल को डोनेट करके 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वजह से कार्बन के कई सारे कंपाउंड ज्ञात हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपका खत्म होता है, और आप यहाँ पर फाइनली लिखेंगे द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। वो कौन कौन से फैक्ट है जिसके बेस पर मैं यहाँ पर इसको साबित करूँगा कि इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाना उचित है। पहला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर आप देखेंगे कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन, और NS2 NP2, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो P में एंटर कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब वो डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये अलग बात है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें ये पता चल गया कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे देख सकते हैं? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन। अच्छा एक पॉइंट और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, या फिर उन्हें पता नहीं होता, एग्जाम पेपर में वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, या तो उसमें मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी, या उनका टाइम तो डेफिनेटली उनका स्पेंड हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा आप वहाँ पर कैलकुलेट करोगे, अरे यार इसमें इतने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, यार इतने इलेक्ट्रॉन एस में इतने आने चाहिए थे, फिर दोबारा से आप उसको जोड़ोगे, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो गया हो। उससे बेटर ऑप्शन है दोस्तों आप इनर्ट गैसेस की हेल्प ले लीजिए। जैसे हमें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें पता है नियोन तक के 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे, ठीक है। बचे 4 इलेक्ट्रॉन को मैं 3s2 3p2 में यहाँ पर शो कर दूंगा। तो इस तरीके से नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। जीनोन का 54 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर गए। बाकी हम इसके द्वारा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ पर इस तरह से सबसेल्स के अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे है मेरे अकॉर्डिंग, और एग्जामिनर भी समझ जाता है कि स्टूडेंट स्मार्ट है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर सेकंड हेडिंग डाल लीजिए वैलेंसी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है वैलेंसी, जो कि ये जस्टिफाई करेगी कि इन्हें एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, एलोट्रोपी, और फिर उसके बाद हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। नंबर सेकंड आपका हेडिंग है वैलेंसी। दोस्तों अभी हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, आपने आईयूपीएससी में पढ़ा होगा, मोनो को 1, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो 4 को हम टेट्रा बोलते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे ऑल दीज एलिमेंट्स आर टेट्रावैलेंट, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर वेरी हाई। दोस्तों इन एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल हाई होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। दोस्तों जैसे हमारे पास कोई एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और जो सेंटर में एटम की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन भरे होते हैं, और आप आसपास में जो सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो वो जो प्रोटॉन होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी के साथ खींच रहे हैं, एक चार्ज के थ्रू खींच रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींच रही है, तो आपको अगर उस चीज़ को निकालना हो तो जितना जोर लगा करके प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उससे ज़्यादा जोर आपको उसे निकालने में लगेगा। तो वही जो एनर्जी आप गिवन करेंगे उसे निकालने के लिए, वही होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको बड़े ही डीप में मैंने समझाया है, इसके ऊपर एक अलग से मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, या चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप नोट करेंगे all these elements are tetravalent, the ionization potential of these elements are very high, therefore they do not form stable M4+ ion। M की जगह यहाँ पर कोई भी इन पांचों में एलिमेंट्स में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो Pb हो या Sn हो। ठीक है, टीन, लेड या जर्मेनियम या सिलिकॉन या कार्बन, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है, इसीलिए जो है दे डू नॉट फॉर्म स्टेबल M4+ आयन, स्टेबल नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरह का स्टेबल आयन नहीं फॉर्म कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखें तो वो भी इनकी कम नहीं है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नॉट सो लो, इसलिए दोस्तों ये जो है M4- आयंस भी स्टेबल नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये वैलेंसी की हमने बात की। नंबर सेकंड हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, These elements have in general an oxidation state +4। जनरली हम क्या कह सकते हैं, ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +4। यहाँ पर करते हैं या नहीं करते ये बात की बात है, कर सकते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। एंड हाउ एवर इसके अलावा द लास्ट 2 एलिमेंट्स Sn Pb ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि टीन और लेड, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इस बात को मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट वीडियो है पी ब्लॉक का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक कंसेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोस्तों इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि F इलेक्ट्रॉन की जो F सबसेल होता है उसकी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको तेज़ी से पकड़ता है, तो इसलिए जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो रिमूव कर पाता है, उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन से रिमूव नहीं कर पाता। इसलिए जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसकी वजह से। ठीक है, कार्बन हाउएवर शो, कार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो है शो करता है नंबर ऑफ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -4, -2, 0 एंड +2 इन इट्स कंपाउंड। अगर आप इनके कंपाउंड में देखें जैसे CH4, CHCl3। ठीक है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच बनाई गई, क्योंकि कार्बन के कई सारे कंपाउंड्स जो है ज्ञात हो गए थे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दोस्तों ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं? तो आइए देखते हैं। सिर्फ कार्बन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट कार्बन, दे ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज बिकॉज क्यों, इन द टेट्रा कोवेलेंट कंपाउंड।
तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक्सेप्ट कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो दे ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सभी के सभी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों, इन द टेट्रावैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, अच्छा कार्बन को छोड़ करके मैंने क्यों कहा, क्योंकि दिस इज बिकॉज इन द टेट्रा कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, इनके अंदर जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होती, क्योंकि पूरी तरीके से अपने चारों के चारों जो बॉन्ड्स है उसको यूज़ कर लेता है। आर अवेलेबल फॉर कोऑर्डिनेशन करने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल, जो खाली कक्षक होते हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी सब में अवेलेबल होती हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। सो लिखेंगे आप इन द टेट्रा कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर जो कार्बन को छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, उनके पास अवेलेबल होती हैं इन द आउटरमोस्ट सेल में। सो दस दीज कंपाउंड्स में एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे का नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी दोस्तों ये एक से ज़्यादा फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक से ज़्यादा फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो आप नोट करेंगे एक्सेप्ट लेड, लेड को अगर छोड़ दिया जाए सो दे ऑल शो एलोट्रोपी, सभी के सभी जो है एलोट्रोपी शो करते हैं। दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो दस कार्बन अकर इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, कार्बन जो होता है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड नंबर ऑफ एमोर्फस फॉर्म सच एज कोल, कॉक एंड कॉक, या फिर आप चारकोल देखें तो उसमें भी कार्बन पाया जाता है। एंड सिलिकॉन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, सिलिकॉन भी जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। और जर्मेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जर्मेनियम जो है ऑल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। टीन अकर इन द थ्री फॉर्म, टीन जो होता है दोस्तों वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, ग्रे टीन, वाइट टीन एंड रोम्बिक टीन। इसको दोस्तों फटाफट आप नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इन एलिमेंट्स को, जैसा कि हमने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इन पांचों एलिमेंट्स की रिएक्शन कराएंगे। इसको हम केमिकली ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करके किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी रिएक्शन एल्कली से कराएं, या इनके ऑक्साइड का नेचर क्या है, हाइड्राइड से फॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, या इनकी हैलाइड से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, या वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो ये किस तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। फिर उसके बीच हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे और उसी के बेस पर इसको हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर आप पॉइंट डालेंगे एक्शन विथ एल्कली, यानी कि क्षार्य से अभिक्रिया। तो अगर हम इनकी एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ दिया जाए, दे ऑल रिएक्ट विथ एल्कलीज टू फॉर्म हाइड्रोजन, सभी के सभी जो है एल्कलीज से रिएक्शन करके हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, कार्बन को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी है रिमेनिंग चार जो एलिमेंट्स हैं वो जो है हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, किससे रिएक्शन करके, एल्कलीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये है सिलिकॉन और ये रिएक्शन कर रहा है एल्कली से। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए हैं और वाटर ले लिया है। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम सिलिकेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक इसी तरीके से लेड है, ये रिएक्शन करेगा एल्कली से, यहाँ पर भी हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और ये आपस में रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम प्लम्बाइट। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी निकलती है, जो कि एक सिमिलरिटी दिखाता है, इसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन बैलेंस कर लिया होगा आपने। अगर आपको ये बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल का मतलब कि दो यहाँ पर सोडियम भी है, दो सोडियम के एटम है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, इसका मतलब H2O। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर देखिए दो सोडियम तो यहाँ पर आ गया, ये जो सोडियम सिलिकेट है, सिलिकॉन यहाँ पर आ जाता है, और O3 का मतलब तीन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहा था ये ऑक्सीजन एक नहीं दो हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए हैं हमने, तो दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन वाटर का, ये आ जाएगा SO3। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। बाकी बचे हुए जो चार हाइड्रोजन है ये कहाँ से आए, क्योंकि दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन की दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये कैसे बना, अब यहाँ पर देखिए H2 यानी कि वाटर का दो हाइड्रोजन यहाँ से हमने ले लिया और दो हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक हाइड्रोजन नहीं दो हाइड्रोजन है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पूरा बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस करना सीखें, आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो हमने रिएक्शन कराया तो वो पूरा मॉलिक्यूल कहाँ गया। ठीक है, यानी कि वो हाइड्रोजन, अगर हमें पूरी तरह से हमें हाइड्रोजन काउंट करना होता है कि आखिर सारे हाइड्रोजन कहाँ गए। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। आपने देखा एल्कली से रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन देते हैं, सिमिलरिटीज़ मिल गई। और उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला इनका होता है MO2। द डाई ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर एसिडिक एंड डिजोल्व इन एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट। सबसे पहले तो हम अपनी मेन बात पर रहते हैं। दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स, ये सभी के सभी जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मूला होता है MO2, यानी कि M की जगह आप कोई भी रख लो, कार्बन रख लो तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन रख लो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से ये पांचों के पांचों जो एलिमेंट्स हैं वो MO2 टाइप का यानी कि एक डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और इनके जो डाइऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन के, ये एसिडिक नेचर के होते हैं एंड डिजोल्व इन एल्कली। इनको एल्कली में डिजोल्व करने के बाद ये सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये जो आप देख रहे हैं ना CO2, ये जो है इनका ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन हमने एल्कली से कराया तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्ट बन गया, Na2CO3 सॉल्ट बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है सिलिकॉन का, इसकी रिएक्शन कराई हमने एल्कली से तो ये जो है सॉल्ट बना लेता है Na2SiO3। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सोल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें ये नहीं बताया गया दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड जनरल फॉर्मूला MO2, ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं दिखाई जा रही है। ऑक्साइड रिएक्शन करता है एल्कली के साथ, उसकी रिएक्शन दी गई है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन की बात की, बचे हुए एलिमेंट्स क्या करते हैं। द डाइऑक्साइड रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं आर एम्फोटेरिक, उनके जो डाइऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एंड डिजोल्विड बोथ इन एसिड एंड एल्कली, और दोनों में एसिड और एल्कली दोनों में डिजोल्व होकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं टीन, SnO2, ठीक है, डाइऑक्साइड है टीन का। ये रिएक्शन करता है सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, 4HCl के हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, हाइड्रोक्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल लिए, तो ये जो है इसमें भी ये जो है डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट बना लेता है। देखिए ये जो है सॉल्ट बना लेता है यहाँ पर भी। अब इसी में अगर हम एल्कली ले लेते हैं यहाँ पर देखो, ठीक है, एल्कली से रिएक्शन कराते हैं इसी कंपाउंड की, तो यहाँ पर ये बनाता है सोडियम स्टर्नेट जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। तो आपने देख लिया है कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। दोस्तों दे ऑल फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स, ये सभी के सभी जो है कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये जो है MH4 टाइप का हाइड्राइड्स बनाते हैं, यानी कि CH4 मेथेन, आपने सारा पढ़ा होगा ये SiH4, सभी के सभी जो है अपने, क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो सभी के सभी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके ये बनाते हैं, ठीक है, या हाइड्राइड का फॉर्म करते हैं। दे ऑल आर कलरलेस गैस, ये सभी के सभी जो है कलरलेस गैस होती है। द हाइड्राइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ दिया जाए, कार्बन के हाइड्राइड्स को छोड़ दिया जाए तो सभी के जो हाइड्राइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड क्या होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, और हम आगे चलकर उसको डिस्कस भी करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जो है हैलाइड्स होते हैं। दे ऑल फॉर्म टेट्राहेड्रल कोवैलेंट हैलाइड्स, ये सभी के सभी जो है टेट्राहेड्रल कोवैलेंट हैलाइड बनाते हैं। कोवैलेंट का मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बना हुआ जो बॉन्ड होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास पांचों के पांचों जो एलिमेंट्स हैं ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और टेट्राहेड्रल कोवैलेंट हैलाइड्स बनते हैं इनमें, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब चारों के चारों बॉन्ड जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में बनेंगे। ये देख सकते हैं SiCl4 और ये PbCl4, तो ये है इनके टेट्रा हैलाइड। अब ये जो इनके जो टेट्रा हैलाइड है ये रिएक्शन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, यानी कि इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। वाटर में इसे डिसॉल्व करेंगे तो इनका हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, ठीक है। हमारा मेन मकसद था, हमारा मेन पॉइंट था कि हम इसको बताएं कि ये जो है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स भी बनाते हैं और सभी के सभी जो है टेट्राहेड्रल कोवैलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे मैं बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको कंपटीशन में काम आएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली हेडिंग डाल लीजिए ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। ये इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग डालेंगे ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ग्रेडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एंड मेटालिक करेक्टर ग्रेडेशन देखने वाले हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड्स एंड नेचर ऑफ हैलाइड्स के ग्रेडेशन के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
दोस्तों जैसे कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी जो है ये इंक्रीज़ करता है, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि किसके बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है या किसकी तरफ जाने से इंक्रीज़ करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक रेडियस होता है जिसे हम एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, वो इंक्रीज़ करती है। एंड वेयर्स आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करती है जब आप कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं, यानी कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं कार्बन टू लेड, तब एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, और लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज़ करती है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं बना चुका हूँ, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर। इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। क्या? एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और एक मेटेलिक करेक्टर। जैसे कि हम देखेंगे, हम यहाँ पर ग्रुप 14 के अंदर जो देख रहे हैं, कार्बन और सिलिकॉन, स्टार्टिंग के जो मेंबर है कार्बन और सिलिकॉन, ये नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम इज मेटलॉइड, ये तो है, जर्मेनियम जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच का होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स। ये जो है उपधातु होता है, ठीक है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाले को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। एंड वेयर्स टीन जो और लेड जो होते हैं वो कंप्लीटली ट्रू मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, यानी कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स, जर्मेनियम मेटलॉइड्स, और नीचे जब हम जाते हैं टीन और लेड, ये दोनों प्योर रूप से मेटल होते हैं, ट्रू मेटल जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखें, इनकी ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो किस तरह से ग्रेडेशन दिखाता है। द एसिडिक करेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज। दोस्तों जो इनका ऑक्साइड्स का मतलब, जैसे कि हम इसके डाइऑक्साइड की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये जो है इनका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है, वेयर बेसिक करेक्टर वो इंक्रीज करता है फ्रॉम कार्बन टू लेड, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने से द एसिडिक करेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड वो डिक्रीज करेगा और जो बेसिक करेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल द डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर एसिडिक एंड अदर जो होते हैं वो सब एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, लेड टू कार्बन जाते हैं, कार्बन टू लेड जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे, उनकी जो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स ने इनके जो हैलाइड्स हैं उनके नेचर की बात करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ टेट्रा हैलाइड्स, जो कि अभी हमने रिएक्शन में देखा था, वो डिक्रीज करता है एज मूव एंड डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनकी जो टेट्रा हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है मोस्ट स्टेबल होता है और लेड टेट्रा क्लोराइड जो होता है वो लीस्ट स्टेबल, यानी कि सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये था दोस्तों ग्रुप 14 के बारे में, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे बायो बुक टैग, आप वहाँ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।